नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जिससे हमारी तनातनी चलती रहती है, राइवलरी चलती रहती है। तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ की है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस के युद्ध में क्या नया डेवलपमेंट है और साथ ही जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जो खाड़ी के देशों में चल रहा है इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में और मिडिल ईस्ट का जो घटनाक्रम है उस पर हम बात करेंगे। और इस सारे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत लंबे समय बाद आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो मैंने उनसे वक्त मांगा, बहुत बिजी रहते हैं आजकल, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं डॉक्टर साहब की। तो खैर डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी जी और सभी डॉक्टर को साहब, नमस्कार मेरी चाइना ओर तो से। भारत जी जी डॉक्टर साहब, चाइना तो भारत की बड़ी तारीफ कर रहा है। अचानक ये जो रुख में बदलाव आया है, जिस प्रकार ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छपा है, हालांकि ये जो आर्टिकल है कोई साउथ एशिया स्टडीज का कोई प्रोफेसर है जो इंडिया आता रहा है और उसने अपने अनुभव उसमें लिखे हैं। लेकिन क्योंकि सरकारी माउथपीस है और उसमें बगैर जो सीसीपी है उसकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं छपता, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपना इशारा उसको दिया ही है। लेकिन तारीफ कर रहे हैं भारत की। आपको क्या लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जब कोई तारीफ करता है तो उससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए? देखिए, एक बात है कि चाहे वो शिन्हुआ हो या ग्लोबल टाइम्स हो, इन सब पर एक तरह से शिन्हुआ तो पूरी तरह से सरकारी एजेंसी है वहां की, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में भी जो कुछ भी छपता है वो डेफिनेटली डेफिनेटली पारित तो होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, वो तभी छपता है। तो इसका मतलब आप ये निकालिए कि ऑलिव ब्रांच दे रहा है चाइना हिंदुस्तान को कि किसी न किसी तरह से अब जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ गर्मी दिखाई जाए और बर्फ पिघलाई जाए। उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक कारण तो ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जिस प्रकार से एक कोल्ड वॉर चल रही है वो कॉन्स्टेंटली चल रही है। अभी आपने देखा कि बाइडेन की मुलाकात होती है शी जिनपिंग से, उसके उपरांत वापस से सेमीकंडक्टर की बनाने की जो मशीन होती है वो सबसे बड़ी एएसएमएल होती है, कंपनी है उसकी, ये है हॉलैंड की। उसके ऊपर प्रेशर डाला गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देते हुए कि वो चाइना को माइक्रोचिप्स बनाने की मशीनरी भी नहीं देगा, लिथोग्राफी मशीन जिनको कहते हैं। तो एक कोल्ड वॉर की स्थिति वहां चल रही है। दूसरी जो स्थिति है, अभी ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास गई है, और जब रशिया के पास गई है तो एक इसको आप नॉर्मल चीज मत समझिए, ये एक टोटली मतलब जिसको कहते हैं ना कि ओवर टाइम वर्क करने वाली स्थिति रहेगी रशिया के लिए, क्योंकि रशिया के ऊपर जितने सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगाए हैं वो कोशिश करेगा कि डी डॉलराइजेशन को तेजी प्रदान करे, उसमें ब्रिक्स की बहुत अहम भूमिका होगी। तो कहीं ना कहीं चीन पर शायद है कि रशिया की तरफ से भी प्रेशर होगा कि अब आप हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों में गर्माहट लाओ, जो कुछ भी कर रहे थे उसको कम करो या उसको रोको, ताकि हम हिंदुस्तान को साथ लिए बिना तो डीडॉलराइजेशन हो नहीं पाएगा। तो इंडिया को साथ लेकर ब्रिक्स को आगे बढ़ाएं। तो मुझे एक ये चीज भी लगती है, लेकिन चाइना से सावधान रहने की बहुत जरूरत होती है। चाइना कब क्या करेगा यू नेवर नो। मुझे लगता है कि सरकार उस चीज को समझती है अच्छी तरह से, और सरकार भी चाइना को लेकर सचेत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चाइना अब चाह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ काम करे, और संभवतः इसीलिए उसने एक ऑलिव ब्रांच दी है, उसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी उनके ऊपर प्रेशर होगा। जी, डॉक्टर साहब, ये जो पहली बार जो जिस तरह से ये तारीफ छपी है, हालांकि बीच बीच में मैंने ये देखा है कि चीन भारत के कहीं ना कहीं साथ खड़ा भी दिखता है। जैसे कि कुछ ऐसी ऐसे 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 घटनाक्रम हुए हैं जिसमें मैंने एक बात ये देखा अभी हाल ही में कि जो यूएन में जो वोट किया है भारत ने जो यूएन में वोट किया है, वो उस वो चीन ने भी उसमें साथ दिया भारत का। ठीक है, तो इस पर क्या कहेंगे आप कि मतलब और भी ऐसी कई
बातें सामने आई हैं, कभी कभी चीन भारत की तारीफ करते दिखता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, बेसिकली दोनों कंट्रीज ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं और दोनों के ऊपर इंपीरियलिज्म ने, वेस्टर्न डोमिनेंस ने बहुत गहरे दाग छोड़े हैं। चाइना के भी विषय में, जैसे हमको तो पहले कंपनी ने अपना अधीन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद अंग्रेजी ताज सीधे आ गया था। चाइना की तो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, उसको कहते हैं कि कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन, कि चाइना के तरबूज को सबने मिलकर काटा था और खाया था सभी यूरोपियंस ने मिलकर। तो वो चीज उनके साथ भी है, वो हमारे साथ भी है। फिर आप देखिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर वेस्ट जिस प्रकार से दोगला व्यवहार करता है वो हमारे साथ भी करता है। उन्होंने वो सब कर लिया, लेकिन जिसके साथ उनका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जब हम करते हैं तो हम पर रुकावटें करते हैं। यही चीज चाइना के साथ भी होती है। कहीं ना कहीं इंटरफियर उनके भी डोमेस्टिक मामलों में करने की वेस्ट कोशिश करता है, हिंदुस्तान की भी करता है। तो बहुत सी जगह कन्वर्जेंस है, हर जगह डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस केवल जो होता है वो हमारा जो बॉर्डर्स के इश्यूज है उसको लेकर है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर चीजों में कन्वर्जेंस आ जाता है। तो आप ये देखते हैं कि कई बार वोटिंग पैटर्न एक समान होते हैं। तो लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं वो खास तौर से डॉलर की जो डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ा लीडिंग रोल जो रशिया अदा कर रहा है, वो एक मेन कारण है कि रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर उनको होगा कि आप हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करो। और वैसे भी वो भी समझते हैं इस चीज को कि हिंदुस्तान कोई बर्मा नहीं है, हिंदुस्तान कोई नेपाल नहीं है, हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान कोई फिलीपींस नहीं है, हिंदुस्तान कोई जापान नहीं है जिसको दबा दिया जाए और फिर वो देश दूसरों को देखेंगे कि हमको कोई बचाने आएगा। हिंदुस्तान खुद में अपने आप में आत्मनिर्भर और समर्थ राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है, सोवर्जिनिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उनका भी इस चीज में है कि हिंदुस्तान के साथ रहा जाए, ऐसा मुझे लगता अच्छा है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से जैसे आप विद कैविएट कहता हूं कि चीन से सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। जी, ये तो है। अब जिस प्रकार, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने देखा कि जो भारत की डिप्लोमेसी रही है, जिस तरह से विदेश मंत्री फॉरेन फ्रंट पर काम कर रहे हैं, उसको भी चाइना ने कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया है। और जिस प्रकार अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर रूस गए थे, तो उनको वहां पर पुतिन ने रिसीव किया, वहां के प्रेसिडेंट पुतिन ने रिसीव किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका भी कहीं ना कहीं संदेश तो जाता है। नहीं, आपने ये तो आपने नोटिस किया त्रिवेणी जी कि जयशंकर जी को पुतिन ने रिसीव किया प्रोटोकॉल तोड़कर, लेकिन आपको फोटोज में वो बड़ी बड़ी टेबल नहीं दिखी जो वेस्टर्न लीडर्स के साथ दिखती है, जिसमें एक कोने पर जो है पुतिन साहब बैठते हैं और 10 फुट दूर बिठाते हैं मैक्रोन को या किसी को भी वेस्ट से, जबकि इनको पास में बिठाया, आमने सामने बैठ के बात की। तो ये पुतिन का एक स्टाइल है जहां वो कंफर्टेबल होते हैं, जिनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं उनको पास बिठाते हैं, उनसे मिलते हैं पास बैठकर, और जिनको 10 हाथ की दूरी पे रखना होता है तो उनको एक लंबी टेबल पे 10 हाथ की दूरी पे बिठाते भी है, जहां माइक और स्पीकर के बिना आप एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते। तो जयशंकर जी को उन्होंने बहुत वार्म वेलकम दिया, और ये दर्शाता है कि हमारे रिश्तों में प्रगाढ़ता है, हमारे रिश्तों में गर्मजोशी है, और दोनों देश एक साथ काम करेंगे। और आप ये भी देखिए ना कि ये चीज हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ना केवल चाइना बल्कि वेस्ट भी। बहुत सारे वेस्टर्न प्रेस ने बातें की थी कि एक तरह से जैसे हिंदुस्तान अमेरिका का कठपुतली बन जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने जब यूक्रेन की युद्ध हुआ तो उसने दिखा दिया कि नहीं, हम अपने खुद के निर्णय लेते हैं, जो हमको सही लगता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में लगता है और हमको सही उचित लगता है वो करते हैं। अभी आपने इसराइल फिलिस्तीन की जंग में देखा कि हिंदुस्तान का वोटिंग पैटर्न जो था वो ग्लोबल साउथ के साथ था, ना कि वेस्ट के साथ था। तो हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोवर्जिनिटी मेंटेन करने वाला मुल्क है और इसको लगातार प्रदर्शित करने वाला मुल्क है। और अब ये लोग भी समझने लगे हैं कि दिस इज अ सोवर्जिन नेशन विद इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। हम आम किसी के द्वारा नहीं होंगे, ना अमेरिका के द्वारा होंगे, ना किसी और के द्वारा होंगे। और हम साफ साफ बोल भी देते हैं, एस जयशंकर तो बोल भी देते हैं कि यूरोप को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी तकलीफ उस चीज से निकलना होगा कि हमारे यूरोप की प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, और लेकिन सारी दुनिया की प्रॉब्लम सारी दुनिया की है और यूरोप की नहीं है।
तो इतनी जी स्पष्ट विदेश नीति जो दिखने में आती है, तो उसको ऑब्जर्व वो कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम एक ऐसे पोल के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जो संप्रभु है, जो अपनी नीति खुद बनाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये लगता है कि चीन को भारत की इस वक्त सख्त जरूरत है, क्योंकि चीन के अंदर का जो मार्केट है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन की अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही है और वहां जो रियल एस्टेट का कारोबार है, बल्कि बैंक भी वहां पर घाटे में जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए और फिर जिस प्रकार चाइना से इन्वेस्टमेंट बाहर आ रहा है, मतलब हमारी एप्पल जैसी जो कंपनियां हैं वो निकल गई, दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं चीन फंसा हुआ दिखता है इसमें, और उसकी एक बेचारगी भी है ये। देखिए, हिंदुस्तान के साथ एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज रहा कि जिसको हम कहते हैं ना कि हम जो ग्लोबलाइजेशन में देर से आए और देर जी से भी आए और पूरी तरह से जो अमेरिकन लेड ग्लोबलाइजेशन ऑर्डर था उसमें हम देर से आए और पूरी तरह से आज तक भी नहीं आए। तो इसका फायदा ये है कि जब वो ग्लोबलाइजेशन अमेरिकन लेड ऑर्डर का क्रम्बल हो रहा है तो हम उसके साथ क्रम्बल नहीं हो रहे। देखिए, अमेरिका में आपको अभी भी दिखेगा कि ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जॉब्स भी आ रही हैं। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी भी जो नेचर ऑफ डॉलर है वो वर्ल्ड करेंसी का है, तो वो कितनी भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको बाहर भेज सकते हैं और अपना इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन वो भी धीरे धीरे कम आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स आप उठा के देखिए स्थिति यूरोप की। यूरोप उसी अमेरिकन लेड ग्लोबल ऑर्डर में था और पूरी तरह से था। आज वहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति आ गई है इन एन इकोनॉमी लाइक ऑफ जर्मनी। जर्मनी जो कि ड्राइविंग इंजन था वहां की इकोनॉमी का। भाई साहेब, इंग्लैंड जैसे कंट्री में लोगों को अपने राशन और खाने में कटौती करना पड़ रही है। यही स्थिति फ्रांस की है। तो हम और चाइना की हालत भी वही है। क्यों है? क्योंकि चाइना बेसिकली जितना भी डेवलप हुआ और बहुत तेजी से डेवलप हुआ, उसने लगभग 3 दशक तक 2 डिजिट्स में, 2 अंकों में उसने ग्रोथ जीडीपी की दिखाई। लेकिन वो पूरे की पूरा जो हुआ वो वेस्ट अमेरिकन लेड वेस्टर्न फाइनेंशियल एंड ग्लोबल ऑर्डर में हुआ। अब जब वो ऑर्डर गिर रहा है तो चाइना भी गिर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं गिर रहा क्योंकि हम उसके पार्ट कभी नहीं थे पूरी तरह से। तो ये जी उस समय हमारे लिए जो डिस्गाइज था वो आज की ब्लेसिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त जिस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से उभर रही है और बाकी देश बिल्कुल घाटे में जा रहे हैं, अमेरिका भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, सभी की नजरें भारत पर है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बात ये करते हैं कि जो यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है, वो आपको अब किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? हालांकि कुछ ऐसा लगा, कुछ मामला सुलझते हुए दिखे बीच में, कुछ हल्का पड़ा मामला। लेकिन अभी क्या हुआ, एक घटनाक्रम में मैंने देखा, मैं कोई पढ़ रहा था कि उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने रूस को बड़े घातक हथियार दिए हैं, जिसमें मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इस टाइप के हथियार दिए हैं। तो रूस नॉर्थ कोरिया से भी हथियार ले रहा है और यूक्रेन का मामला अभी सुलटा नहीं है। किधर जा रहा है ये सब? देखिए, वेस्ट बार बार ये बात कह रहा है और अमेरिका के स्पोक्स पर्सन बार बार ये बात कह रहे हैं कि रशिया जो है वो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ले रहा है नॉर्थ कोरिया से। ले भी सकता है, मैं उस पर डाउट नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक इस प्रकार का एक भी कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि रशिया जो शाहिद ड्रोन्स ले रहा है ईरान से वो बल्क में ले रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट भी करता है कि रशिया लिया है और ईरान भी बोलता है कि ईरान दिया है। तो वो लगातार जो वो फुटते हैं तो उनके अवशेष भी नजर आते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया से भी ले तो मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। देखिए भाई साहब, 20 से ज्यादा मुल्कों ने रूस के खिलाफ खूब हथियार दिए हैं यूक्रेन को, और वो अकेला रूस था जो इन सब से भी लड़ लिया। और लगभग लगभग अब जंग जो है ना, ये स्पष्ट हो गई है कि कौन जीता है, वो रशिया जीता है। अब कोई कहेगा कि अभी भी जंग चल रही है, अभी भी लोग मर रहे हैं, रशियंस की भी कैजुअलिटी हो रही है। तो आप यदि देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में अमेरिकन सेना की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी कब हुई थी पता है? वो डूम्सडे पे नहीं हुई थी, जो डी डे कहते हैं, नॉर्मंडी में जो लैंडिंग हुई थी उस समय नहीं हुई थी। वो जंग के खत्म होने के एन पहले हुई थी। जर्मनी के जब उन्होंने नदी क्रॉस कर ली थी और अप्रैल का महीना था 1945 का। तो जो आखिरी के जो युद्ध होता है ना,
उसमें कैजुअलिटीज खूब होती है, कैजुअलिटी अभी भी हो रही है, लेकिन लगभग लगभग ये हार चुका है रशिया। और अभी 2-4 दिन पहले की अभी नियरली रिसेंट यूक्रेन हार चुका है। और अभी रिसेंट बात है कि जलूजनी जो कि वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं यूक्रेन के, जब उनके जो वहां की कैबिनेट से बातचीत हो रही थी, जब वहां के पार्लियामेंटेरियन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे और आदमी चाहिए जीतने के लिए, मुझे और शस्त्र चाहिए, वरना आप लोगों को लड़ने जाना पड़ेगा। यहां तक कि भी उन्होंने कहा है कि वरना आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कह दी कि वह हार रहे हैं। फिर कुछ जो इलाकों में अभी जंग चल रही है, खुद जेलुनस्की ने कहा, जेलेंस्की नहीं, जलूजनी ने कहा कि 2 से 3 महीने में ये एरियाज हम रशिया जीत जाएगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, रशिया जीत चुका है। और आप ये भी देखिए ना कि ब्रिटेन के अखबार में बीच में छपा था, जिसमें मैं देख रहा था कि अब ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन के नुमाइंदे जो हैं वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास देने के लिए, मदद करने के लिए असलाह बचा नहीं है। उनके मिलिट्री का जो खुद का एम्यूनिशन था वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। एयरफोर्स अभी भी ठीक है, नेवी ने अभी तक पार्टिसिपेट किया नहीं है, तो नेवी फिर भी ठीक है उनकी, लेकिन जो उनकी ब्रिटिश मिलिट्री है उनके पास असलाह बचा नहीं, इतना दे चुके हैं। अब वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि कौन बना सकता है या कौन दे सकता है यूक्रेन को, उसकी कोशिश हो रही है। अमेरिका की बात करें हम, तो आप ये भी देखिए, वेस्टर्न प्रेस बोले नहीं बोले, जापान से उनको पेट्रियट मिसाइल मांगना पड़ रही है, तो वो भी उससे शॉर्ट हो गए हैं। अभी एक न्यूज आई थी कि 2 बैटरीज जो है पेट्रियट की, वो रशिया ने फोड़ी है। एक फोड़ी है क्यू में और एक दूसरी फोड़ी है ट्रेन पर। तो एम्यूनेशन नहीं है यूक्रेन के पास, लोग नहीं है लड़ने के लिए, तो कैसे लड़ेंगे ये जंग? तो जंग तो जा चुकी है, हार चुके हैं। अब बस बात ये है कि किस तरह से खत्म हो वो। और मुझे लगता है कि वो खत्म इसे ही होगी, 2 तरीके हैं उसमें कि या तो जेलेंस्की खुद हट जाए या किसी तरह का जलूसनी, जनरल जलूसनी कूप करें कीव में, और फिर तख्ता पलट हो, जो नई गवर्नमेंट बने वो रशिया के साथ 1 to 1 बात करे, और रशिया की टर्म्स पर ही अब जंग खत्म होगी, आप ये मान के चलिए। और वेस्ट की टर्म्स पर नहीं होगी। रशिया इस जंग को जीत चुका है। सर, रशिया इस जंग को जीत चुका है और मैं तो ये कहता हूं कि अमेरिका ही हार चुका है। नहीं, मैं अमेरिका तो दूसरी रियल बात में कहता हूँ। हारा है। जो लोग, जितने भी लोग टेलीविजन देख रहे थे, खासतौर से वेस्टर्न टीवी देख रहे थे, तो उनके हिसाब से तो अभी तक ये होना था कि यूक्रेन की फोर्सेस मॉस्को के रेड स्क्वायर तक पहुंच जानी थी। उनके हिसाब से तो अभी तक या तो पुतिन को मारा जाना था, या गिरफ्तार हो जाना था, या भगोड़ा साबित हो जाना था। अभी तक उनके हिसाब से तो रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाने थे, उनकी सेना के अंदर बड़ा विद्रोह हो जाना था। ये सब बातें फैलाई गई थी। और मैं जी। पिछले 2 साल से ये कह रहा हूं कि और अभी भी एक और ये आत्मघाती निर्णय लेने वाले, आप मान के चले 24 फरवरी फिर उसकी वर्षगांठ है जब रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर। आप मान के चले 300 अरब डॉलर बड़ी राशि होती है जो रूस की इन्होंने ऑलरेडी फ्रीज कर रखी है, उसको ये जब्त करेंगे और उससे अब पैसा देंगे रशिया यूक्रेन को लड़ने के लिए। लेकिन वो भी बैकफायर होगा। क्यों बैकफायर होगा? क्योंकि रशिया उसके लिए प्रिपेयर्ड था। वो जानता था कि इन्होंने आज तक जिन जिन के भी फ्रीज किए हैं, फंड्स रिलीज नहीं किए हैं, तो ये पैसा आना नहीं था। रशिया जानता था ये बात करते F-16 आ जाएगा, F-16 आ जाएगा, बस अब F-16 आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, जी क्योंकि जी जी। F-16 जो है वो ना S-350 को, ना S-400 को, ना S-500 को झेल सकता है। वो उनके पास ये सारे स्टॉक्स में है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट में हम ये देख रहे हैं कि एक तो इजराइल और हमास की लड़ाई जो हुई, उसमें क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर दूसरा, ये कहा जाता है कि ईरान जो है हूथी जो विद्रोही है उनको समर्थन देता है, और जो भारत का जो शिप था, इंडिया का शिप लाल सागर में, उस पर अटैक हुआ और उसमें पेंटागन ने कहा कि ये अटैक ईरान ने करवाया है और ईरान इससे इनकार करता रहा। ये सारा डेवलपमेंट जो ये चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्या चल रहा है? देखिए, मैंने शुरू दिन ही उस चीज को हार्शेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज में कंडम किया था, जो 7 अक्टूबर को
इसराइल के ऊपर सिविलियंस हाँ, के ऊपर हमला हुआ था, क्योंकि जी, सिविलियंस के ऊपर कभी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये हो रहा है कि जिस प्रकार से इसराइल लगातार हमले कर रहा है दुनिया के मना करने के बाद भी, जिसमें हजारों हजार बच्चे मारे गए हैं, सिविलियंस की डेथ हुई है, उसमें विश्व बिरादरी की बात करें इंक्लूडिंग इंडिया की, तो यूएन की जितनी भी वोटिंग हो रही है उसमें अमेरिका अकेला है और वीटो करता है, इसलिए समर्थन मिल रहा है। तो इसराइल एक तरह से उस खेमे में, इंक्लूडिंग जो वेस्टर्न अलाइज थे फ्रांस जैसे, वो भी उनको अब छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अति कभी भी होती है वो अच्छी नहीं होती, और जब सिविलियन की कैजुअलिटी होती है तो वो तो एक्सेप्टेबल होना होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कमजोरी है जो बाइडेन की और जो बाइडेन की सरकार की। मुझे लगता है कि शायद जॉनसन के बाद सबसे कमजोर कोई राष्ट्रपति है मिडिल ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो जो बाइडेन है। यदि ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति होता या इवन बिल क्लिंटन जैसा होता तो ये इतने दिन नहीं लगते इस जंग को रुकने में। आप यदि जो इसराइल आप ही की बदौलत वहां बैठा है, आप ही के बल पर बैठा है, आप उससे नहीं रुकवा सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो। और आप ये भी देखिए कि इसराइल में भी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर है गद्दी छोड़ने का। जो कुछ वहां से आंकड़े आते हैं, आज तक के सबसे ज्यादा अलोकप्रिय अलोकप्रिय जो हाँ, प्रधानमंत्री हैं वहां के, जिनको पब्लिक पसंद नहीं करती, वो बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं। लेकिन वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी वहां की इसराइल की हाई कोर्ट ने भी जितने भी उन्होंने जुडिशियल डिसीजंस लिए थे कि सत्ता की पूरी पकड़ जो हो जुडिशरी पे हो, क्योंकि उनके जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं उससे वो बच जाए, तो उसको भी पलट दिया है। जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है। लेकिन ये जो बाइडेन की कमजोरी है जिसकी वजह से जंग नहीं रुक रही, लेकिन जंग फैल भी सकती है। मुझे लगता नहीं है कि ईरान इंटरेस्टेड है जंग को बढ़ाने में, या लेबनान इंटरेस्टेड है, या कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री इंटरेस्टेड है। और शायद है कि नेतन्याहू जरूर चाहेंगे कि कहीं ना कहीं यूएस और ईरान की जंग हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर नेतन्याहू को और टाइम मिल जाएगा पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन पेंटागन में भी ये चीजें होंगी, मुझे लगता है पेंटागन में डेफिनेटली ये चीजें हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ जंग हो, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा दायरा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ से हो जाएगी, एक तरफ से बाबल मंदर है, तो ट्रेड का भी बहुत नुकसान होगा, वो व्यापक एरिया हो जाएगा। तो पेंटागन नहीं चाहता, लेकिन हाँ बहुत सारे नियोकॉन्स हैं उसमें जो चाहते होंगे। उनका बहुत पुराना प्रोजेक्ट है कि ईरान के ऊपर किसी प्रकार से हमला किया जाए। और उसमें डेफिनेटली विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे भी लोग हैं, और विक्टोरिया न्यूलैंड की आप खासियत देखिए, ये ना डेमोक्रेट है ना ये रिपब्लिकन है। जो भी सत्ता में होता है उसके साथ सत्ता में रहती है। ये मैडम आई थी जॉर्ज बुश के साथ, ये जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा के शासन में भी रही, ये अभी बाइडेन के शासन में भी है। तो ये बेसिकली नुमाइंदगी करती हैं वहां पर कैपिटल हिल में जो नियोकॉन आइडियोलॉजी है, जो कि बेस्ड ऑन वॉर है, जो कि बेस्ड ऑन वेपन इंडस्ट्री है, जिनकी फंडिंग जो है वो या तो गन लॉबी से होती है, या उनकी फंडिंग जो होती है वो इसके थ्रू होती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो उसकी नुमाइंदगी करती हैं ये। तो वो इस टाइप के जो लोग हैं वो चाहते हैं डेफिनेटली। इवन आप देखिए टोनी ब्लिंकन को, एंटनी ब्लिंकन भी नियोकॉन है, लेकिन ही इज अ लिबरल नियोकॉन, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन तभी तक सत्ता में रहेंगे जब तक डेमोक्रेट रहेंगे। जैसे ही रिपब्लिकन शासन आया या ट्रंप का शासन आया, तो वो कैपिटल हिल में या सत्ता के कॉरिडोर में कहीं नहीं दिखेंगे। लेकिन इट इज नॉट द केस विद पीपल लाइक विक्टोरिया न्यूलैंड, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर भी कुछ हमला हो। आपने आरंभ में देखा होगा कि लगभग लगभग आधी जो कुवत थी अमेरिकन नेवी की एक्टिव, वो ईरान के आसपास में थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अटैक करने की तैयारी है, लेकिन फिर वहां पर भी बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं, तभी इतना महान राष्ट्र है वो और उन्नत राष्ट्र है पेंटागन में, वो उस चीज को रोक देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कमजोरी है केवल जो बाइडेन की। मैं कहता हूं आज भी अगर ट्रंप आज आ जाए तो ये 24 घंटे के अंदर ये जंग रुक जाएगी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ये बात अमेरिका में भी कही जा रही है कि और बड़ा देखो नाराजगी है जो बाइडेन को लेकर कि ये बहुत कमजोर। कितना भी कह सकते हैं, ट्रंप के जमाने में दुनिया जो थी वो बहुत ज्यादा शांत थी बनिस्बत जो बाइडेन के। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहुत शांत थी जो और बाइडेन जो बाइडेन बिल्कुल और अभी अगर रशिया के $300 बिलियन और जो है ये फ्रीज करता है अमेरिका, तो फिर आप ये पाएंगे कि डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया रशिया और तेज करेगा। तो ये खुद के लिए आत्मघाती है इनके लिए, अमेरिकियों के लिए, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका के डॉलर लिए। है तो नहीं साहब, डॉलर की हेजेमनी है तो अमेरिका की हेजेमनी है। मत सोचिए ये बात कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस की वजह से अमेरिका की हेजेमनी है। अमेरिका की हेजेमनी ग्रीनबैक की वजह से है। ग्रीनबैक मतलब डॉलर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक डॉलर मजबूत है, डॉलर है उसके पास, और तब तक अमेरिका है, और अमेरिका एक सुपर पावर है। डॉक्टर साहब जी आपने बहुत सही बताया। आपने चीन ने जिस प्रकार भारत की तारीफ की है उसके बारे में बड़ा अच्छा आपने समझाया, और यूक्रेन और रशिया युद्ध के बारे में आपने तफसील से हमको बताया क्या मामला है, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के बारे में भी अच्छी बातचीत आपने की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने धन्यवाद। के लिए। नमस्कार लंबे समय बाद आप हमसे जुड़े। उम्मीद है कि आप हमारे लिए इसी तरह वक्त निकालते रहेंगे अपने बिजी यस शेड्यूल सर। से। और ऑलवेज फिलहाल वेलकम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।